मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में सत्ता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। सभी संगठन और व्यवस्था में सत्ता अनिवार्य रूप से मौजूद रहती है। सत्ता संगठन की जीवन शक्ति होती है। सत्ता के अभाव में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्य को करने में असमर्थ रहती है। सत्ता राजनीतिक व्यवस्था की आत्मा है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है। राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में सत्ता का जनता के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखेंगे सत्ता की अवधारणा का अर्थ। सत्ता की अवधारणा का आरंभ प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता है। बायस्टेड का कहना है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, यह स्वयं शक्ति नहीं है। यानी कि सत्ता को हम स्वयं शक्ति नहीं मान सकते। जो सत्ता है वह शक्ति के प्रयोग का अधिकार है। जिसके पास सत्ता हो आ जाती है, जिसके पास जो सत्ताधारी है वह शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी बन जाता है। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है, सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। यानी सत्ता को हम उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो कि स्वीकृत है, सम्मानित है, जिसे सब जानते हैं और जो सही है। सत्ता के अंतर्गत वरिष्ठ और अधीनस्थ के व्यवहार के अंतर्गत आदेश देने का अधिकार और उसके पालन करवाने की शक्ति है। यानी सत्ता आदेश देती है और जो अधीनस्थ हैं उन आदेशों का पालन करते हैं। हमारे ऊपर जो भी सत्ताधारी हैं वो सत्ताधारी हमें आदेश देती है और हम उन आदेशों का पालन करते हैं। हेनरी फ्यूल का कहना है, सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू कराने की शक्ति है। यानी आदेश देने का अधिकार सत्ताधारी के पास है और सत्ताधारी के पास वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह इसे लागू भी कर सकता है। सत्ता के सामान्य अर्थ को कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। सत्ता राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। यानी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था सत्ता के बिना जीवित नहीं रह सकती। सत्ता शक्ति से भिन्न है, किंतु यह स्वयं आदेश पालन कराने की संस्थागत शक्ति है। सत्ता शक्ति नहीं है, लेकिन सत्ता के पास शक्ति होती है जिसके माध्यम से वह आदेश देती है और सब उसके आदेशों का पालन करते हैं। सत्ता उच्चस्थ अधिकारी तथा अधीनस्थ के बीच एक संबंध है। यानी जो उच्चतर शक्ति सत्ताधारी है या जो उच्चतर शक्ति है उस और अधीनस्थ के बीच एक संबंध है। उच्च अधिकारी आदेश देते हैं और निम्नतर उसका पालन करते हैं। सत्ता का आधार स्वीकृति और सहमति होता है। यानी सत्ता तभी महत्वपूर्ण बनती है जब उसे स्वीकार किया जाए या उसके द्वारा दिए गए आदेशों को सहमति प्रकट की जाए। सत्ता प्रभाव उत्पन्न करती है। जो सत्ताधारी है वह प्रभावशाली होता है। सत्ता शक्ति और बल से अलग होती है। यानी सत्ता को हम शक्ति या बल नहीं मान सकते। ये कोई ताकत नहीं है, लेकिन इस रूप में हम यह मानते हैं कि वह शक्ति जब उसे औचित्यपूर्णता मिल जाती है तो वह सत्ता बन जाती है। नेक्स्ट है सत्ता की प्रकृति। सत्ता की प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार होता है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यानी जो सत्ताधारी है वह सर्वोच्च होता है, वह ऊपर से आदेश देता है और अधीनस्थ उसकी आज्ञा मानते हैं। सत्ता सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता नहीं है, क्योंकि उसके पास सत्ता है इसीलिए उसके द्वारा आदेश दिए जाते हैं और अधीनस्थ उसे मानते हैं। मैं कई बार इसे
शासन का जादू कहता है। यानी इस संबंध में वो कहते हैं, या इस सिद्धांत का यह मानना है कि एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह अधीनस्थ से अधिक बुद्धिमान और योग्य नहीं है, पर वो आदेश देता है और चूंकि वो सत्ताधारी है तो सब उसके आदेश को मानते हैं। दूसरा सिद्धांत है स्वीकृति सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि सत्ता कानूनी रूप से औपचारिक होती है, परंतु सत्ता की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। यानी अगर सत्ताधारी की बात अधीनस्थ मानते हैं तो ही महत्व की स्थिति है, और अगर सत्ताधारी की बात नहीं मानी जाती है तो फिर सत्ता का महत्व नहीं है। यानी सिद्धांत का मानना है कि सत्ता कानूनी रूप से औपचारिक होती है और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को किस रूप में स्वीकार किया जा रहा है। नेक्स्ट है सत्ता के प्रकार। पहला है परंपरागत। जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो वह सत्ता का रूप परंपरागत कहलाता है। यानी परंपराओं से उसके द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं और अधीनस्थ उन आदेशों को मान रहे हैं, तो वह परंपरागत सत्ता है। बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक सत्ता। जब अधीन रहने वाले किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ संबंध है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, जिसे वो सही समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह सत्ता बौद्धिक या कानूनी है। जैसे कि अमेरिकी विधान के अनुसार माना गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ताधारी है, तो बौद्धिक या कानूनी रूप से उसके पास सत्ता है, इसलिए उसके आदेशों को माना जाता है। करिश्मावादी सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का प्रभाव है, किसी धर्म के आधार पर वो प्रभावित करे या किसी विशेष कारण वो उस प्रभावित करे, तो उसे करिश्माती सत्ता कहा जाता है। चमत्कारिक सत्ता। जब कोई नेता श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला होता है और उसे लगातार सफलता प्राप्त होती है, तो आम जन उसे नायक मान लेता है और उसे हम चमत्कारिक सत्ता के रूप में देखने लगते हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है, इसके पास कोई चमत्कार है। नेक्स्ट है सरकार के अंगों में निहित सत्ता। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में ये तीनों सत्ताधारी हैं। एक कानून बनाती है, एक कानून लागू करती है और एक न्याय देने का काम करती है। क्षेत्रीयता के आधार पर स्थानीय सत्ता, राष्ट्रीय सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। संख्या की दृष्टिकोण से एकल और बहुल। यानी जब सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित है तो वो एकल, और जब एक से ज़्यादा में है तो हम उसे बहुल सत्ता के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है सत्ता के आधार। सत्ता एक ऐसा संगठन है जिसके कुछ आधार स्वीकार किए गए हैं, और वो ये हैं कि जो सत्ता है वह तभी महत्वपूर्ण होती है जब वह औचित्यपूर्ण हो। दूसरा आधार है कि अधीनस्थों की यह मान्यता है कि सत्ताधारी के आदेश संगठन और व्यक्ति दोनों के हित में होने चाहिए। अगर अधीनस्थों को लगता है कि सत्ताधारी के द्वारा दिया गया आदेश हितकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो आदेश हैं या जो सत्ता के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन्हें नामंजूर भी किया जा सकता है। जब अधीनस्थ व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होकर सत्ताधारी की बात मानते हैं। अनेक बार अधीनस्थ सत्ताधारी के आदर्श और उद्देश्यों से प्रभावित होकर उसके आदेशों का पालन करते हैं। कई बार अधीनस्थ सत्ता के आदेशों का पालन इस मनोवृत्ति के कारण भी करते हैं कि सत्ता के आदेशों का पालन करना उनका वैधानिक दायित्व है, या फिर सत्ता अगर सही होती है, सत्ता के द्वारा दिए गए आदेश अगर औचित्यपूर्ण होते हैं तो भी सत्ताधारी की बातों को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है सत्ता की सीमाएं। ऐसा नहीं है कि सत्ता के द्वारा जो आदेश दिया जाए वह अंतिम है। कुछ सीमाएं हैं जो सत्ताधारी को सीमित करती हैं। पहली है तकनीकी सीमा। प्रत्येक व्यक्ति को वही काम सौंपा जाना चाहिए जिसमें वो दक्ष हो। मान लीजिए सत्ताधारी के द्वारा अधीनस्थों को कोई ऐसा आदेश दे दिया जाता है जो कार्य उनको आता ही नहीं है,
तो फिर सत्ताधारी की बात अधीनस्थ नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है जैविक सीमा। किसी भी प्रबंधक को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिसे अधीनस्थ इसलिए पूरा ना कर सके क्योंकि उसकी पूर्ति से उसका जीवन समाप्त होने का खतरा है। यानी अगर किसी को लगता है कि इस कार्य को करने से उसे कोई हानि पहुंच सकती है तो भी वह सत्ताधारी के आदेशों को मानने से इनकार कर सकता है। कानूनी सीमाएं। उन आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थों को विवश नहीं किया जा सकता जिससे कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है। अगर किसी कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन होता है, किसी मान लीजिए उच्च पदाधिकारी कोई ऐसा आदेश दे देता है जिस आदेश में किसी कानून का उल्लंघन है, तो भी अधीनस्थ उन्हें मानने से इनकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सीमा। आर्थिक साधन व्यक्ति का अधिकार है और सत्ता को उसे सीमित करने की प्रवृत्ति होती है। अगर कोई ऐसा आदेश होता है तो भी सत्ताधारी के आदेश की अवहेलना होती है। नैतिक और धार्मिक विश्वास। यदि सत्ताधारी के द्वारा कोई ऐसा आदेश दिया जाता है जो व्यक्ति के धर्म पर कुठाराघात करता है या किसी भी रूप में धर्म के विरुद्ध है, तो उन आदेशों को मानने से भी अधीनस्थ कई बार मना कर देते हैं। अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ, ये भी कई बार सत्ताधारी को सीमित कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी सत्ता को सीमित करते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर हम यह मानते हैं कि सत्ता असीमित नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सत्ता असीमित है और जैसे चाहे सत्ताधारी आदेश दे और उन आदेशों की पालना हो। ये सब सीमाएं सत्ताधारी पर अंकुश लगाती हैं या सत्ता को सीमित करती हैं। धन्यवाद।